लगभग एक साल के बाद जम्मू कश्मीर के उन गद्दारों ने, उन देशद्रोहियों ने फिर वो अपना चेहरा लेके आ गए हैं। लगातार पिछले 70-72 वर्षों में जिस ढंग से ये लोग, मुट्ठी भर लोग, बहुत कम संख्या के लोग भारत की दुर्बल सरकार को ब्लैकमेल करते रहे, कोई औचित्य नहीं था, कोई कारण नहीं था, कोई हेतु नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 का जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ अनकंडीशनल था और बिल्कुल वैसे था जैसे भारत की बाकी 362 के आसपास स्टेट्स का विलय हुआ था। जिन 2-3 स्टेट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो उनको उस समय के लौह पुरुष सरदार पटेल ने जिस ढंग से उनके साथ निपटारा किया, उनको उनकी भाषा में, जो भाषा उनको समझ आ सकती थी, वैसा व्यवहार करके इस भारत की यूनिटी में, भारत की यूनिफिकेशन में, भारत को एक बनाने में उस समय के गृह मंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अद्वितीय कार्य किया, सचमुच में एक बड़ा कार्य था। वो बहुत सालों से, कई सदियों से ये देश संघर्ष करते करते बिखर गया था। छोटे छोटे राज्यों में होने के कारण ही गुलामी को भी निमंत्रण दिया था और छोटे छोटे राज्य आखिर तक अंग्रेजों के साथ, अधिकांश राज्य मिलकर के जिस प्रकार से भारत को गुलाम बनाने में ऐसे कई जयचंदों का जो योगदान है, वो सब तो था ही था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ये बहुत बड़ा कार्य था। जम्मू कश्मीर का विलय बस कुछ दिन विलंब से हुआ, कुछ दिन विलंब से हुआ। राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कुछ उहापोह में थे, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। कारण उस समय के हालात। ब्रिटिशर्स को जम्मू कश्मीर में अपना एक एजेंट चाहिए था, वो शेख अब्दुल्ला उनको मिल गया। शेख अब्दुल्ला को भारत का, देश का, राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता चाहिए था, वो नेहरू मिल गया। माउंटबेटन ने जो किया वो समझ में आता है, शेख अब्दुल्ला की गद्दारी भी समझ में आती है, लेकिन वो कश्मीर का सुल्तान बनने तक ही उसका स्वप्न था। पर नेहरू ने एक के बाद एक, एक के बाद कितनी गलतियां की हैं, नहीं बख्शा जा सकता। मैं जब पूरे इतिहास के अंदर, जम्मू कश्मीर के उस समय के माहौल के अंदर, और मैंने एक अपनी पुस्तक दी है अभी 1 साल पहले, जम्मू कश्मीर एक अनसुलझी पहेली का सुखद अंत, चूंकि लिखते लिखते 5 अगस्त आ गया था, जब 370 और 35A के खिलाफ भारत सरकार ने एक सशक्त कदम उठाकर
बहुत ही क्रिस्मेटिक स्टेप उठाकर वो अतुलनीय ऐसा कार्य किया था। और मुझे अपने टाइटल में 2 शब्द और जोड़ने पड़े थे, नहीं तो मेरी पुस्तक का टाइटल था जम्मू कश्मीर एक अनसुलझी पहेली। और जब वो हो गया तो मुझे 2 शब्द जोड़ने पड़े। मेरी पुस्तक का टाइटल का इस प्रकार से हो गया था, जम्मू कश्मीर एक अनसुलझी पहेली का सुखद अंत। पिछले 4000 वर्षों का इतिहास, पूरे हिंदुस्तान में आज भी अगर कोई लिखित प्राचीन काल का इतिहास कोई उपलब्ध है तो वो नीलमत पुराण और राजतरंगिणी में है, वो कश्मीर में है। मैंने अपनी पुस्तक में उस सारे इतिहास को लिपिबद्ध किया है, उसको तरतीबवार देने की कोशिश की है। और उसी के अंदर जब मैं ढूंढ रहा था कि ये कश्मीर को क्या हो गया है, ये मेरे कश्यप ऋषि का कश्मीर कहाँ पहुँच गया है, उससे पहले कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार का 1989 जनवरी में वहाँ से पलायन हुआ, जिस ढंग से वो निकले, जिस आतंक, भय और खौफ के माहौल में, और जो नारे उनके कानों में सुनाई दिए गए, जो मस्जिदों से निकले, गूंजे, और जिस तरह से सदियों से रह रहे पड़ोसियों ने भी नजरें फेर लीं, इस सारे इतिहास के पीछे हमें जानना पड़ेगा। ये आज फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट क्या है, ये सब आप जानते हो। चाइना से भी वो हेल्प लेने के लिए तैयार है 370-35A के लिए, और मुफ्ती तो तिरंगे को हाथ नहीं लगाएगी तब तक। और कभी कहा करती थी कि तिरंगा, भारत ने अगर ये 370-35A को छेड़ा भी तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई कंधा नहीं मिलेगा, हाथ नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें एक बार नहीं अनेकों बार इन लोगों के द्वारा, जो मुट्ठी भर है, बहुत कम संख्या में ये लोग हैं। चूंकि कश्मीर और भारत ये 2 यूनिट नहीं हैं, ये 2 आइडेंटिटी नहीं है, कभी भी नहीं थे, सदियों से नहीं थे, हजारों सालों से नहीं थे। अरे भारत की संस्कृति और संस्कृत का सिरमौर कश्मीर, अरे शिक्षा का केंद्र कश्मीर, अध्यात्म का केंद्र कश्मीर। भारत और कश्मीर ये 2 शब्द कभी भी नहीं थे। और इन्हीं कश्मीर के अंदर, इसी कश्मीर के अंदर यहीं के राजाओं ने सेंट्रल एशिया तक अपनी पताका फहराई थी। बहुत सालों तक संघर्ष हुआ, मुकाबला भी हुआ, लेकिन एक समय आया जब विदेशी विधर्मी लोग यहाँ पर घुसने में सफल हो गए, शासन स्थापित करने में सफल हो गए, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करने में सफल हो गए, रीति से, नीति से, लालच से, स्वार्थ से, डरा के, धमका के, और जिस तलवार के बल पर इतने सारे देश बना दिए गए, बदल दिए गए, वो तलवार भारत में भी आई और वही तलवार कश्मीर में भी आई। धर्म परिवर्तन जब देश में हो रहा था, कश्मीर में भी हो रहा था। लेकिन कश्मीर के अंदर निरंतर एक नहीं कई बार कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमले हुए हैं। उनको, उनके घरों को जलाने का, फूंकने का, गिराने का, डल लेक में, झील में जिंदा लोगों को फेंकने का, मेरी पुस्तक में ये सारा इतिहास मैंने दिया हुआ है। एक बार नहीं, अनेक बार। ये कह सकते हैं कि शायद ये आखिरी 1989 जनवरी का जो कांड था, जिसमें ये यहां तक कहा गया कि अपनी बहनों को, पत्नियों को, बेटियों को छोड़ दो,
यहाँ से चले जाओ, इनको छोड़ दो, और या धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान बन जाओ। यही इतिहास है भाई इनका, पूरी दुनिया के अंदर यही इतिहास है। और कश्मीर को पॉलिटिकल प्रॉब्लम बताने वाले लोग और पॉलिटिकल प्रॉब्लम बता करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग, अपने स्वार्थ की सिद्धि को पूरा करने वाले लोग, और भारत के दिशाहीन कमजोर नेतृत्व को आंखें दिखाने वाले ये लोग, ब्लैकमेल करने वाले ये लोग सफल इसलिए होते रहे कि भारत के अंदर 47 के बाद जिस प्रकार का सारे देश के अंदर जो नेतृत्व चाहिए था, सदियों की गुलामी के बाद बहुत कुछ लुट चुका था, उस सब को समेटने के लिए, नया भारत बनाने के लिए जिस प्रकार का दिशा तय होनी चाहिए थी, अलग प्रयास होने चाहिए थे, ऐसा कुछ ना हो करके उन काले अंग्रेजों ने कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर, ब्रिटिशर्स के दिए हुए तंत्र को पूरे का पूरा अपना करके, वही कानून, वही सब कुछ, वही ब्यूरोक्रेसी और लोकतंत्र यहाँ जो विकसित हुआ, शायद 10-20 साल यहाँ लोकतंत्र की ज़रूरत थी कि नहीं थी, ये चर्चा का विषय है, ये एकेडमिक विषय है। लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र भी शायद सही दिशा में विकसित नहीं हुआ। लेकिन आज हमारा विषय ये नहीं है। हम फिर चलते हैं कश्मीर। आज जो पिछले दिनों मुफ्ती का, फरूक अब्दुल्ला का, और अभी 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने बोला है, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, शेख अब्दुल्ला के पोता उमर अब्दुल्ला ने जो 2 दिन पहले कहा है कि जम्मू कश्मीर को सेल पर लगा दिया गया है। क्यों परेशानी हुई उनको? चूँकि नया जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और सारे देशवासियों के लिए कहा गया है कि कोई भी आकर के वहाँ पर रह सकता है, बच सकता है। अब एक जब देश एक है, जब हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के बस सकता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? ये इन लोगों ने, ये 2-3 परिवारों ने, जिनका देश का होम मिनिस्टर की बेटी हाईजैक होती है, वो ड्रामा सबको पता होगा। वहाँ का मुख्यमंत्री, केंद्र का मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस का लीडर, उसका भतीजा हाईजैक होता है, किडनैप होता है। किस प्रकार से इन लोगों ने उस आड़ में बहुत सारे आतंकवादियों को छुड़वाया है। 2-3 दिन के अंदर उनकी बेटी भी वापस आ जाती है, भतीजा भी वापस आ जाता है। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं। ये रोशनी एक्ट और इनका अल्टीमेटली मैं जिस तरफ आप सबका ध्यान खींच रहा हूँ, बाकी तो इतिहास उपलब्ध है, तथ्य उपलब्ध है। अगर हम जम्मू कश्मीर की चर्चा में लूँगा तो मैं कई एपिसोड्स के अंदर पूरा इतिहास तथ्यों के साथ आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। अपनी पुस्तक लिखते समय मुझे बहुत कुछ देखने का, पढ़ने का, सुनने का मौका मिला। सारा कुछ पुस्तक में शायद नहीं दिया जा सकता था, परंतु मैं अपनी इन वीडियोस के द्वारा चाहूँगा सारे देश के पास वो तथ्य जाएं। उपलब्ध हैं, कुछ लोग जानते भी हैं, पर जानबूझ के जिन लोगों ने देश के अंदर एक नया नैरेटिव खड़ा किया हुआ है, कश्मीर के इन गद्दारों के साथ, देशद्रोहियों के साथ, कांग्रेस का साथ। और जम्मू कश्मीर के मामले में तो कश्मीर की कांग्रेस की लीडरशिप भी कोई अलग नहीं है।
बिल्कुल अलग नहीं है, वही भाषा बोलती है। अब हम देखें कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखने का जो षड्यंत्र शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ मिलकर के, अरे सब कुछ ठीक होता है, 370 बहुत देर के बाद उस पर चर्चा होती है, और वो भी बैकडोर एंट्री से, कहीं उसकी डिस्कशन नहीं होती, डिस्कशन में वो पास नहीं होता, आयंगर नहीं मानते, अंबेडकर नहीं मानते, पटेल नहीं मानते। लेकिन जिस प्रकार का नेहरू का उस समय वर्चस्व था और उस समय वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, उनका जिस प्रकार का सब तरफ प्रभाव था, उसका लाभ उठा करके अब शेख अब्दुल्ला और नेहरू का क्या घालमेल था, ये समझ से परे है। लोग नेहरू के पास जा रहे हैं 47 के अंदर कि भाई मीरपुर, कोटली, भिंबर, मुजफ्फराबाद में हिंदू को बचाने के लिए पुलिस, आर्मी वहां पर भेजो, वहां पर हिंदू कट रहे हैं, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, पुरुषों को मार करके उनको अपनी पत्नी बनाने का, धर्म परिवर्तन करने का तमाशा शुरू हो चुका था। अरे ये तो कश्मीर के अंदर आए हुए कबालियों ने बारामूला के अंदर जो किया वो भी इतिहास सम्मत है, सबको पता है। लेकिन नेहरू क्या जवाब दे रहे हैं उस समय? देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है? नहीं, वहां पर सेना तो कैसे भेजनी है, किसने भेजनी है, इसका फैसला तो शेख अब्दुल्ला ही करेंगे। अरे वो शेख अब्दुल्ला जो 30 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमएससी करके कश्मीर में 2 साल अध्यापक का काम करने के बाद 1932 में वहां की मस्जिदों से पॉइजनस कम्युनल स्पीचेस से अपना स्थान बना रहे थे, और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान बनवाने में भी और पाकिस्तान के साथ आखिर तक 47 के बाद भी 2-3 अटेम्प्ट की गई शेख अब्दुल्ला के द्वारा। नेहरू को शायद थोड़ी समझ तब आ गई थी जब उसको अरेस्ट किया गया। प्रजा परिषद ने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की। प्रजा परिषद का आंदोलन जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत कुछ बताने की कोशिश की सारे देश को तो समझ आ रहा था, लेकिन नेहरू को समझ नहीं आ रहा था। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के संबंधों पर से पर्दा कभी तो उठेगा। आज चर्चाएं आ रही हैं सामने, सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ गया है, परंतु एक स्टेट जो नेहरू ने अपने पास रखी, 370-35A का तो जो तमाशा हुआ, 35A तो बिल्कुल ही इलीगल, पार्लियामेंट में पास भी नहीं हुआ, राष्ट्रपति से साइन भी नहीं हुआ, और 370 जिस तरीके से टेम्परेरी फेज के लिए, टेम्परेरी, वो भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन नेहरू को, राजा हरि सिंह को नीचा दिखाना था। व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे देशद्रोहियों को पाल रहे हो, ऐसे घटिया समझौते कर रहे हो। समय बताएगा, इतिहास पूछेगा, भविष्य पूछेगा। इतिहास के इन काले पन्नों को देखने पढ़ने के बाद मैंने चूंकि कोशिश की है इस बीच में जाने की, हृदय बहुत दुखी है। शेख अब्दुल्ला की गद्दारी समझ में आ सकती है, उसका स्वार्थ था, उसको सुल्तान बनना था। लॉर्ड माउंटबेटन को उस समय इंटरनेशनल मैप के ऊपर कश्मीर का जो सामरिक महत्व है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर को भारत से अलग रखना है, उसका एक अपना था, उसमें अमेरिका भी शामिल था उस समय। लेकिन नेहरू अपने हाथ से अपने पांव को काट रहा था, अपने हाथ को काट रहा था, और भारत का सिरमौर
मुकट जम्मू कश्मीर को भी अपने हाथ से काट रहा था 370 बना करके। लेकिन 370 जो था सो था, पर जिस ढंग से यहाँ जम्मू कश्मीर की स्वार्थी लीडरशिप ने, देशद्रोही गद्दारों ने और लुटेरों ने, इन लोगों ने अरबों रुपया अपना बनाया है। कश्मीर, आम कश्मीरी को किसी प्रकार का कोई 370 का सुख नहीं मिला, सुख था भी नहीं। वो इनको केवल अपने घर पालने थे और अपने बच्चे पालने थे और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना था और अरब खरबपति बन करके फिर देश को समय समय पर आंदोलनों के द्वारा पत्थरबाजों को पैसा देकर, वहाँ के नौजवान को बंदूक देकर समय समय पर देश को आंखें दिखाने का काम इन एजेंसीज को करना था। और उस समय एक और पाल लिए गए, हुर्रियत नाम से। हुर्रियत नाम की एक संस्था जो पैरेलल बन गई, वो सीधा पाकिस्तान से संबंधित थी, सीधा। उसका उत्पत्ति मैंने कहा कि जब मुझे मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर के इतिहास को आपके सामने रखने का, तो ये हुर्रियत वाले इतने साल इस देश की ट्रेजरी से पैसा मिलता रहा उनको, वो गद्दारों को पाला जाता रहा केंद्र की कांग्रेसी सरकारों के द्वारा। क्या क्या वो तमाशा और ड्रामा करते थे, क्या क्या वो कश्मीर बंद का आह्वान करके किस तरीके से स्कूलों को जलाते थे, किस तरीके से वो हिंदुओं को समय समय पर थ्रेट करते थे, धमकाते थे, डराते थे। ये सब तमाशा इतने साल चलता रहा। देश का नेतृत्व बदला, देश के अंदर सिंह की दहाड़ करने वाले वो राष्ट्रवादी देशभक्त लोग जो भारत की आत्मा को समझते थे, जो भारत को समझते थे, गौरवमय अतीत को समझते थे, विश्व गुरु भारत को समझते थे, सोने की चिड़िया भारत को समझते थे और लंबा संघर्ष का इतिहास के अंदर यहाँ के वीरों की कुर्बानियों की एक श्रृंखला को समझते थे। उनके अंदर कसक थी कि इस कलंक को मिटाना है। ये कलंक जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं था, ये कलंक पूरे देश के लिए था। आज जिस प्रकार का नए स्वर के अंदर ये धमकियां देनी शुरू हुई हैं मुफ्ती के द्वारा और शेख अब्दुल्ला के द्वारा, उमर अब्दुल्ला के द्वारा, ऐसे और वहाँ का मैंने कहा ना, कांग्रेसी लीडरशिप भी लगभग वही भाषा बोलती है। और कांग्रेस का तो पूरे देश के अंदर देश हित में ना खड़े होकर के देश के विरोधियों के साथ, गद्दारों के साथ खड़े होना, वो जेएनयू का मामला हो, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का मामला हो, वो चाइना के हमले की बात, चाइना के साथ भारत का वीरतापूर्ण जिस प्रकार का सम्मानजनक ढंग से मुकाबला करने का इतिहास हो, उदाहरण हो, उसको एप्रिशिएट करने के बजाय भारत का पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसको मारने का हो, तो कांग्रेस सबूत पूछ रही है। नहीं, ये तो फर्जी स्ट्राइक है, ये एयर स्ट्राइक नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। भारत के सेनापति को गली का गुंडा कहने वाले ये कांग्रेसी, इन्हीं के कारण देश बहुत गर्त की ओर गया है। इन 72-73 वर्षों के अंदर देश काफ़ी मामलों में अंदर से भी डिरेल हो गया और दुनिया के अंदर भी इसको वो स्थान नहीं मिला। आज जिस प्रकार से कुछ वर्षों से सारे विश्व के अंदर भारत को उस मानचित्र पे जिस ढंग से देखा जा रहा है, जिस सम्मान के साथ आज भारत खड़ा हुआ है, जिस तरह से सीमाओं के ऊपर विदेशियों को, विद्रोहियों को जिस तरीके से जवाब मिल रहा है, एक आशा की किरण जगी है। और ये जो गद्दार है, जो जम्मू कश्मीर के लिए जिस प्रकार की भाषा जिन्होंने बोली है, भारत और कश्मीर कभी भी दो नहीं थे। ये 47 के बाद केवल उसकी गद्दारी, शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी से
जो भुगतना पड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे भारत को अपमानजनक स्थिति में लाना पड़ा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कुछ भी बोलेंगे अब नहीं चलने वाला। अब देश के अंदर राष्ट्रवादी और वीर लोगों का सिंह की तरह दहाड़ मारने वाले, गरजने वाले, केवल गरजने वाले नहीं, देशद्रोहियों को सबक सिखाने वाले, ऐसा एक नेतृत्व केंद्र के अंदर आया है। अब इनका कुछ भी बोलना, ये आखिरी सांस ले रहे हैं। इनके अब सारी तमाशे और ब्लैकमेलिंग, थ्रेट, ये अंतिम सांस ले रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मोमबत्ती जैसे बुझने से पहले फटफटाती है, ऐसे ही शायद ये लोग भी कुछ बोल करके वहाँ पर अपनी लीडरशिप को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर बदल रहा है, जैसे मेरा देश बदल रहा है ऐसे ही कश्मीर और जम्मू कश्मीर बदल रहा है। उस बदल के अंदर इन गद्दारों का मुझे नहीं लगता अब कोई स्थान है। और एक प्रार्थना मेरी केंद्र सरकार से भी अवश्य है, आज भी देशद्रोहियों के लिए, गद्दारों के लिए ये कुछ भी बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ऐसे लोगों के लिए कानून नहीं है तो कानून बनाओ, कानून बने हुए हैं तो उनको सख्ती से लागू करो। सारी दुनिया के अंदर यहाँ के जयचंदों का, गद्दारों का जो सीन आता है, समय समय पर उभरता है। शाम को टीवी डिस्कशन के अंदर, जो चैनल्स के अंदर जिस प्रकार के जिन लोगों के चेहरों को हम देखते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती, भारत की फौज पर प्रश्न उठाते हैं। अरे मोदी का विरोध करते करते तुम लोग देश का विरोध करने लग पड़े हो। ऐसे गद्दार लोगों को इस देश के अंदर इतना स्वतंत्रता पूर्वक बोलने और जीने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी स्थान जेल है। इनको लिए कानून से दंडित करके एक मॉडल पेश करना चाहिए। आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है। यद्यपि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत किया गया है, अभी बहुत करना बाकी है। उसमें ये बात महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर जैसे स्वर और भी कहीं तैयार दिखते हैं, कहीं कभी बंगाल के अंदर, कभी असम के अंदर, कभी यूपी के कुछ शहरों के अंदर। ऐसे सब लोगों के स्वरों को अगर अच्छी तरह से दबाना है, मिटाना है, उनके दुस्साहस को एक बार सबक सिखाना है, तो हमारे देश को कानून बनाने चाहिए और इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। दोषी को दंड मिलना चाहिए। कानून सर्वोपरि है, कानून के समक्ष बराबर है और कानून का शासन चलाने के लिए, बनाने के लिए कोई रोकता नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। भगवान ने जिस तरह का नेतृत्व आज देश को दिया है और लोगों ने जिस तरह से उनको अपनी मेजॉरिटी दी है, इस बात के लिए ही दी है कि कानून का शासन हो और कानून के समक्ष ये गद्दार, ये देशद्रोही नंगे हों, एक्सपोज हों, दंडित हों। आज जम्मू कश्मीर के बारे में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को भी हम पूरी तरह से लेंगे। कल की मेरी इस वीडियो में मैं चाहूँगा फ्रांस में जो घटित हुआ है उसको लेकर के एक बार इस कौम की अंतर्राष्ट्रीय मानसिकता को समझने का प्रयास हम कल के वीडियो में करेंगे। जय भारत।